रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। वी वेलकम यू ऑल टू किप्स एंटी टेस्ट प्री टेस्ट वेबिनार। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे, सबसे पहला जो वो काम करते थे वो अपने आप से एक सवाल करते थे कि हम ये काम क्यों करने जा रहे हैं। इसी तरह हम आपके पास मौजूद हैं, तो हमारा मकसद क्या है? टू पेव द वे फॉर योर प्रॉमिसिंग फ्यूचर। किप्स वो वाहिद अदारा है जो सिर्फ आपको मुस्तकबिल नहीं दिखा रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि मुस्तकबिल को हासिल करने के लिए कौन सी मुश्किलात आपको आ रही होंगी, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ बाकायदा आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम एक एक्टिविटी ला रहे हैं, एंटी टेस्ट प्री टेस्ट। अब ये ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो सेकेंड ईयर का बच्चा है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अच्छे पेपर दे, उसके बाद उसका एंटी टेस्ट हो और वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाए। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम आपके साथ एक एक्टिविटी ला रहे हैं जो कि 17 जनवरी से किप्स के कैंपस में स्टार्ट होगी। और इस एक्टिविटी का मकसद ये होगा कि जो सेकेंड ईयर का बच्चा है, जो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, इसी तरह जो एंटी टेस्ट जो रिपीट कर रहा होगा, FSC जो इम्प्रूवर्स होंगे, A लेवल्स के बच्चे उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और इस एक्टिविटी में पहली चीज़ ये होगी कि रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको हो रहा होगा। मतलब हम आपको एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे ताकि आप समझ सकें कि एंटी टेस्ट क्या है। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ होगी कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और डिफ़िकल्टी लेवल आपको समझ आ जाए कि क्या है। आपको एंटी टेस्ट अवेयरनेस हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि एंटी टेस्ट क्या है। इस टेस्ट के बाद डिस्कशन होगी, और डिस्कशन जो है उसका मकसद ये होगा कि आपको समझ आए कि टीचिंग मेथोडोलॉजी किप्स की क्या है, किप्स कैसे पढ़ा रहा है और चीज़ें को किस तरह किया जाता है। उसके बाद इंशाल्लाह एक करियर ऑप्शंस होंगी, आपको डिटेल में करियर के बारे में बताया जाएगा। और मोर देन 650 स्कॉलरशिप्स जो है वो किप्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ ये बड़ा ज़रूरी है आपको बताना कि डिफरेंस एंटी टेस्ट और इंटरमीडिएट में क्या है। सबसे पहली चीज़ है आपका पेपर पैटर्न। जब आप इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो बच्चा MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, इन 3 चीज़ों को सामने रखता है और इसके हिसाब से तैयारी करता है। लेकिन जब आप एंटी टेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ MCQ है। अब यहाँ ये ना समझा जाए कि स्टूडेंट ये समझे कि सर सिर्फ MCQ तो शायद ये आसान है। तो इस MCQ एक पूरी साइंस है। इस साइंस को इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद स्टडी मेथड की बात करेंगे। जब इंटरमीडिएट की आप बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल है, और जब आप एंटी टेस्ट की बात करते हैं तो वो मोर कॉन्सेप्चुअल है। अब फ़र्क क्या है कॉन्सेप्चुअल में और मोर कॉन्सेप्चुअल में? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब FSC में बच्चा पढ़ रहा होता है तो बच्चे के सामने समझे एक बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक वो पढ़ रहा है, तो उसका फोकस ये होगा कि मैं इस चैप्टर को या इस पेज को अच्छी तरह याद कर लूँ और समझ लूँ। लेकिन जब बच्चा एंटी टेस्ट की बात कर रहा होता है तो बच्चा जो है उसको पता है कि ये मल्टीपल बोर्ड्स हैं और जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मुझे डिटेल से समझ आनी चाहिए। तो वो मोर कॉन्सेप्चुअल भी होगा और टीचर उसको हर डायमेंशन से पढ़ा रहा होगा। सक्सेस इन एग्ज़ाम्स क्या है? जब आप इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो आपके लिए ये सामने चीज़ है कि आपके मैक्सिमम जो है वो मार्क्स आ रहे हों। जब आप एंटी टेस्ट की बात करते हैं तो आप चाहेंगे कि आपका अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए, तो आपका मकसद एडमिशन होगा, नंबर नहीं। सिलेबाई की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट में सिंगल सिलेबस है और एंटी टेस्ट जो है उसमें मल्टीपल बोर्ड्स जो आ रहे हैं। मतलब इस बात का क्या है कि बच्चा फॉर एग्जांपल पंजाब बोर्ड का सिलेबस भी पढ़ रहा होगा, वो A लेवल्स का सिलेबस भी देख रहा होगा, साथ साथ वो फेडरल का भी देख रहा होगा। इसलिए डिफरेंट बोर्ड जो हैं वो उनको लेके चल रहा होगा साथ साथ, फिर जाके वो एंटी टेस्ट की तैयारी कर सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, इंटरमीडिएट में आप एक वक्त में एक पेपर दे रहे थे। फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर का आप फिज़िक्स का पेपर दे रहे थे। अब यहाँ क्या होगा कि आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको एक ही दिन में देने पड़ रहे होंगे। तो इसका मतलब बच्चे को इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि इसको उसने कैसे लेके चलना है। तो ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आएगी तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एंटी टेस्ट क्या है। अच्छा, जब भी एंटी टेस्ट आता है लफ्ज़ तो बच्चा घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये कोई ऐसी चीज़ है जो शायद वो कर ना सके। तो बच्चे को पहले तो हम कहते हैं बेटा आप रिलैक्स करें, कोई ऐसी चीज़ नहीं। आज इस स्लाइड में हम आप देखेंगे कि हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे बेसिकली एंटी टेस्ट है क्या। तो एंटी इज अ टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, स्पीड, IQ, EQ, RQ और SQ, अल्टीमेटली और कॉन्फिडेंस। तो इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे ताकि बच्चे को ये समझ आ जाए कि एंटी टेस्ट क्या है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं प्लैनेट्स की। तो हम बच्चे से पूछते हैं कि बेटा हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन
सोलर सिस्टम, तो कई बच्चे 9 कहते हैं, कुछ बच्चे 8 कहते हैं। अब ये सिंपल एक इन्फॉर्मेशन कि बच्चे के पास एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर हम नॉलेज की बात करते हैं। जब नॉलेज की बात करते हैं तो आपका मेमोरी पार्ट जो है यहाँ इस्तेमाल होता है। तो वहाँ बच्चे से पूछा जाता है तो बेटा आप प्लैनेट्स के नाम बता दें। कुछ बच्चे बता देते हैं, कुछ बच्चे नहीं बता पाते। फिर यहाँ हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। अब असल चीज़ जो एंटी टेस्ट में ये कॉन्सेप्ट है, समझें, ये डिसाइडिंग वोट है, ये वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि बच्चा डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो हमने बच्चे से सवाल पूछते हैं कि बेटा वाई प्लूटो इज़ नो मोर अ प्लैनेट। तो ज़्यादातर बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते। तो बेसिकली क्योंकि सन से बहुत ज़्यादा अवे है और साइज़ उसका बहुत छोटा है, इसलिए प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है। अब यहाँ आपने एक बात समझनी है कि शायद एक एफएससी का बच्चा यहाँ क्या करेगा कि वो इस चीज़ को याद कर लेगा कि प्लूटो जो है वो इसलिए प्लैनेट नहीं। लेकिन जब एंटी टेस्ट आता है तो उसमें अगर ये समझें सवाल किसी और प्लैनेट से आ जाता है तो बच्चा घबरा जाता है, क्योंकि एफएससी वाली बच्चे को आते हैं कि चीज़ को पढ़ना है, उसको अच्छी तरह कर लेना है और वही पेपर में आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको तमाम प्लैनेट्स का पता होना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। फिर आप कॉन्फिडेंस आप में आता है बच्चे में कि हाँ सर मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बच्चे ने इस चीज़ को सामने रखना है और इस चीज़ को देखना है कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। कैन 2 वेक्टर्स बी एडेड विद सिंपल अर्थमेटिक मेथड। अब बच्चा फ़ौरन जो है वो देखता है कि नहीं वेक्टर्स तो ऐड नहीं हो सकते, वो तो हेड टू टेल रूल उसने पढ़ा हुआ है, वो फ़ौरन उसका जवाब देता है। तो अब हमने देखना है बेटा सवाल को गौर से पढ़ें। तो सवाल है कैन 2 वेक्टर्स। अब कैन का मतलब है कोई पॉसिबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी। तो फिर बच्चे को हम बताते हैं कि बेटा वेक्टर्स पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो वो ऐड हो सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चे ने बड़ा ध्यान रखना है। इसी तरह अगर हम सवाल को कैन 2 वेक्टर्स यूजुअली बी एडेड विद सिंपल अर्थमेटिक मेथड। अब जब यूजुअली की बात करते हैं तो फिर बच्चा जो कहता है नो सर। क्यों नो कहता है? क्योंकि आम तौर पे ऐड नहीं होते। ये तो एक स्पेशल केस था जिसकी वजह से ये हमने सोल्यूशन जो है वो निकाली। तीसरी चीज़ हम देखते हैं जब बच्चे से हम कहते हैं बेटा कैन 2 वेक्टर्स बी एडेड विद सिंपल अर्थमेटिक। अब बच्चा फ़ौरन जो है वो यस कह देता है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेटा जब तक आपको 4 ऑप्शंस नहीं बता रहे तो आपने जवाब नहीं देना। फिर हम कहते हैं बेटा यस, नो, बोथ ए एंड बी और नन या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चा फिर कहता है बोथ ए एंड बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब है कि सवाल को बड़े ध्यान से बच्चे ने पढ़ना है और इन छोटी छोटी चीज़ों का, वर्ड्स का ख्याल रखना होता है। कई दफ़ा बच्चे को लग रहा होता है ये सवाल है लेकिन वो सवाल होता नहीं। उसके बाद स्पीड की बात करेंगे तो हम फ़ौरन बच्चे से पूछते हैं हाँ बेटा बताएं पाकिस्तान कब बना। यकीन करें 60% बच्चा जो एंट्री टेस्ट में रह जाता है उसकी वजह ये जो ओवर स्पीड है इसकी वजह से रह जाता है। कि बच्चे से आपने एक सवाल पूछा उसने फ़ौरन जवाब दिया, सोचा नहीं, उसके दिमाग में फ़ौरन है कि पाकिस्तान का बना 1947। अब ये काम आपने नहीं करना। बच्चे को कहना है बेटा आपने थोड़ा सोचना, जब तक 4 ऑप्शंस आपको नहीं बता रहे आपने जवाब नहीं देना। तो बच्चे के जहन में वो 14 अगस्त 1947 एंटर। फिर हम उसको डिफरेंट ऑप्शन देते हैं बेटा 26 रमज़ान, 27, 28, 29 या 20वीं सदी, 21वीं, 22वीं, जुमा, हफ्ता, इतवार। तो वो फिर उसको थोड़ा सा एहसास होता है कि नहीं सर चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। और कई दफ़ा उसको ये पता हो फिर हम हिजरी का पूछ लेते हैं, हाँ जी बताएं कौन सी हिजरी में बना। फिर बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब है ओवर स्पीड जो है वो बच्चे के लिए नुकसान हो सकती है। या ये भी नहीं कि बच्चा सवाल को पढ़े और परेशान रहे और उसको हल ही ना करे और टाइम ज़ाया करे। तो हम बेसिकली यहाँ ऑप्टिमल स्पीड की जो है वो बात कर रहे होंगे। उसके बाद IQ है। अब IQ से यहाँ क्या मुराद है? जैसे मेडिकल का टेस्ट है उसमें IQ का पोर्शन इतना नहीं आ रहा, कुछ टेस्ट है नस्ट का है, फास्ट का, उसमें आ भी रहा है। तो बच्चा थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होता है कि IQ से क्या मुराद है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन IQ से मुराद नहीं है। यहाँ IQ से मुराद ये है कि आपके पास 3 तरह के सवाल हैं, ईजी है, मीडियम है और डिफ़िकल्ट। तो बच्चे ने क्या करना है कि उसने ऐसा नहीं करना कि उसने 1 2 3 4 5 और वो काम सीक्वेंस से शुरू कर दे। उसने बड़ा सिंपल तरीके से ये काम करना है कि पहले उसने जो है वो देखना है कि मुझे आते कौन से सवाल, क्योंकि जो आपका सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल 200 MCQs हैं तो हो सकता है उसमें 5वां मुश्किल हो, 7वां मुश्किल हो, 10वां मुश्किल हो और बच्चा जो है वो करने लगे तो वो फंस जाए और कंफ्यूज हो जाए और पेपर उसका ख़राब हो जाए। तो पहले ईजी करे कोशिश। देखें ईजी जब वो करेगा ना तो फिर उसका कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ अब ये चीज़ जो है वो मुझे आती है। वो समझे 70 सवाल करेगा, 100 सवाल करेगा। फिर वो मीडियम करेगा। मीडियम कौन से यहाँ हमारे पास है? जो बच्चे को कई दफ़ा सवाल आते हैं ऑप्शंस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, उसको समझ आ रही होती है लेकिन थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ होता है, तो वो उसके बाद वो करेगा। और डिफ़िकल्ट कौन से हैं? जो उसको शायद उस वक्त समझ नहीं आ रहा।
तो जब बच्चा पेपर स्टार्ट करता है और फॉर एग्जांपल वो जाते ही अगर वो डिफ़िकल्ट कर लेता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम ये यहाँ IQ यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो EMD वाला हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका EQ है, इमोशनली क्वेश्चन। तो कई लोग समझते हैं कि लाइफ में शायद सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा IQ बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन आपको सच्ची बात बताएं कि EQ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब बच्चे जज्बाती होते हैं, बहुत से हमने देखा है बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, टॉपर्स होते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो घबरा जाते हैं और घबराने की वजह से वो काम को नहीं कर सकते। इसलिए आपने घबराना नहीं, आपने बड़े जिस तरह आपको बताया कि ईजी करें, मीडियम करें, फिर डिफ़िकल्ट करें, रिलैक्स रहें। पहले डिफ़िकल्ट करेंगे, EQ आपका डिस्टर्ब होगा, तो इसको बैलेंस तरीके से हमने लेके चलना है। उसके बाद आपका RQ से यहाँ क्या मुराद है कि रिपीट क्वेश्चन, ठीक हो गया, या रिवाइज क्वेश्चन। तो आप चीज़ों को बार बार दोहराएंगे। अगर मेरे पास एक बच्चा आता है और वो मुझे कहता है कि सर मेरी तो पूरी तैयारी है, तो हम कहेंगे बेटा मज़ीद रिवाइज़ करो, चीज़ों को और बेहतर करो, ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, तो डेफिनेटली हम यहाँ कोई आपको रूहानियत नहीं सिखा रहे। स्पिरिचुअल क्वेश्चन से बड़ी सिंपल सी मुराद ये है कि अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करें, उस्ताद की बात सुनें, अच्छे काम करें। एक नेक रूह जो है वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें मिला के कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। कॉन्फिडेंस से मुराद ये नहीं कि बच्चा उस दिन बहुत तैयार होकर गया है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ बेटा आज आप बड़े कॉन्फिडेंट हो। अगर ये तमाम कंपोनेंट्स को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, फिर हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस उसमें आ रहा है या वो कॉन्फिडेंट है काम करने के लिए। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम एम्फसाइज़ भी करते हैं कि बेटा इसको अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान है। जैसे मैंने कहा कि MCQ पूरी एक साइंस है। अगर आपको साइंस समझ आ गई, ये सिर्फ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि आप कहें कि अच्छा जी एक सवाल आ गया, नीचे 4 ऑप्शन हैं, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब एग्जामिनर जो आपका पेपर बना रहा है वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो समझे ABCD आपको एक राइट आंसर दे देगा और 3 रॉन्ग आंसर जो है वो दे देगा। ऐसा वो नहीं करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको चारों ही राइट आंसर देगा और आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो चारों जो हैं वो राइट आंसर है, तो अब मैं क्या करूं। तो इसमें बड़ा जो तरीका है MCQ को करने का वो ये है, तो पहले आप ज़रा सवाल को अच्छी तरह देख रहे हैं और इसमें से आपने बेस्ट आंसर जो है उसको निकालना है। भाई इसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। बच्चों को अक्सर क्लास में थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं हम। तो हम कहते हैं बेटा जाएं आप क्लास में जो है उस्मान को ढूंढें। तो बच्चा कहता है ठीक है सर मुझे बताएं उस्मान के बारे में। तो हम कहते हैं बेटा उस्मान के जो हैं वो बाल जो हैं वो काले हैं, उसकी 2 आँखें हैं, उसके दांत जो हैं वो सफ़ेद हैं। तो बच्चा जो है वो हंस पड़ता है कि सर ये तो तमाम बच्चे जो हैं उस्मान ही लग रहे हैं। तो खैर वो जाता है क्लास में, वो देखता है, अच्छा खैर वो पता करके आता है उस्मान कौन है, उसकी तमाम निशानियों को देखता है, चीज़ों को समझता है, कहता है कि सर अब मैं आपको ढूंढ के दिखाऊं। तो जैसे ही वो पहुंचता है तो हम उस्मान का डुप्लीकेट बिठा देते हैं या उसका जुर्मा बिठा देते हैं। तो वो बड़ा कहता है सर ये देखें ये तो फिर आप में से गलत करें ना। तो बेसिकली ऐसा ही बेटा कि सुपरफिशियल नॉलेज के साथ एक ऐसी मालूमात जिसे ऊपरी मालूमात हम कह सकते हैं या पूरी कंप्लीट मालूमात ना हो, तो उसके साथ जो है वो आप MCQ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप क्लास में बैठे हुए हैं तो आपने इसलिए सवाल करने, इस चीज़ पे हम बहुत एम्फसाइज़ करते हैं, बार बार करेंगे कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, चीज़ को क्लियर करना है। जब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं एंटी टेस्ट, उसका मकसद यही है कि सिर्फ सवाल को पढ़ के आप इस चीज़ की तरफ नहीं कि राइट आंसर तलाश कर लो। ये आपकी जो है वो कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि चारों ऑप्शंस हैं और चारों जो है उसको जो है वो डिस्कस कर लिया जाए ताकि हमें जो है वो चीज़ जो है वो समझ आए, उसको अच्छी तरह जो है वो हम कर सकें। अब हाउ टू सॉल्व अ सिंगल MCQ, इसको मज़ीद समझाने के लिए हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने सवाल को गौर से पढ़ना होता है, ये कोई नई बात तो नहीं। लेकिन यकीन करें ज़्यादातर बच्चा जो गलती कर जाता है वो इसी पहले पार्ट में ही, कि वो सवाल को पढ़ता है, उसको लगता है कि ये वो वाला सवाल है जो बुक में लिखा हुआ है या सर ने जो डिस्कस किया है, लेकिन ये वो सवाल नहीं होता और वो गलती करता है। थिंक फॉर अ सेकंड, थोड़ी देर के लिए आप एक चीज़ को सोच लें, ठीक हो गया, उसको सोचें, उसको देखें कि अच्छा ये चीज़ है और उसको समझें कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। सॉल्व वेयर एवर, जहाँ आपको लगता है कि सॉल्व करने की ज़रूरत है वहाँ उसको सॉल्व करें और जस्टिफाई योर आंसर। अब जस्टिफाई आंसर का मतलब क्या है कि लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि बच्चे आंखें बंद करके अंदाज़ा लगा लेते हैं या इन्हीं माइनी मो करके जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये ऐसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये कहने को तो ये 4 स्टेप है, लेकिन ये अगर आप चारों कर रहे होंगे तो जाके आप सही आंसर जो है उस तक पहुंच सकेंगे, वरना फिर आपके लिए मुश्किल होगा। डेट्स टू रिमेंबर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेट को रिमेंबर करें। आखिर सबसे आपका पहला टेस्ट आ रहा होगा, मई में आप अप्लाई कर रहे होंगे, 6 अगस्त को जो है वो आपका टेस्ट होगा।
तो आगा खान एक प्राइवेट सेक्टर है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और ज़बरदस्त है। पिछली दफ़ा एमडी कैट जुलाई में जो बच्चे अप्लाई कर रहे थे 13 नवंबर को टेस्ट था, लेकिन याद रखिएगा इस दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट नवंबर में हो, और ये उम्मीद है कि टेस्ट जल्दी होगा, इन पेपरों के फ़ौरन बाद ये टेस्ट हो रहा होगा। इसी तरह नम्स का टेस्ट 16 अक्टूबर को हुआ था, तो इस दफ़ा भी हो सकता है थोड़ा सा जल्दी हो रहा होगा, क्योंकि अब आस्ता आस्ता चीज़ें जो हैं वो सीक्वेंस में आ रही हैं और चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतर हो रही हैं। फिर आप एमडी कैट की बात करते हैं, जो मेरिट कैलकुलेशन है, पहले एमडी कैट को देख लेते हैं। तो 50% जो है आपका एंटी टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट। यहाँ ये चीज़ बड़ी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चा, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चा जो है वो जब उसके फर्स्ट ईयर में नंबर नहीं आए तो ये बच्चा जो है वो थोड़ा सा परेशान हो गया, थोड़ा सा घबरा गया है कि सर मैं तो, मेरे तो नंबर नहीं हैं तो मैं कैसे करूँगा। तो आप और से देखें कि 50% अभी आपके पास ये पड़ा है, प्लस आपका सेकंड ईयर जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है, तो 72% एक इंटरमीडिएट बच्चे के पास तो है। और अगर आप कोई रिपीट भी कर रहा है, ठीक हो गया, तो उसके लिए भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसके पास भी 50% तो अभी भी उसके पास मौजूद होगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, 50% वो 40% आपका इंटर है, 10% मैट्रिक। इसी तरह नाम्स और एएमसी का भी यही सीक्वेंस जो है वो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी आप फुल फ्लैज इंशाल्लाह तैयारी करें और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो जा रहे हो। आगा खान की बात करेंगे, 100% एंट्री टेस्ट है, ठीक हो गया। कई बच्चे कहते हैं ना कि सर हमसे रटा नहीं लगता, या हम जो है हमारे एफएससी में नंबर कम आ गए, हम क्या करें, हमें बताएं। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ही तमाम इस तरफ आपको कह रही हैं कि अभी भी अगर आप मेहनत करें और चीज़ों को बेहतर करना चाहें तो आप बेहतर जो है वो कर सकते हैं। जब मेडिकल करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो बच्चों को सिर्फ ये समझ आती है कि जी एमबीबीएस बीडीएस, ये भी नहीं। बच्चा कहते हैं जी हमने डॉक्टर बनना है, और उसके शायद पेरेंट्स भी समझते हैं कि उसके अलावा शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, फार्म डी के हमारे पास ऑप्शन है, ज़बरदस्त ऑप्शन है। फार्मेसी के देखें, हम बीइंग एक शायद पाकिस्तानी कौम रिसर्च नहीं कर पा रहे, शायद हमारे डॉक्टर्स भी उस तरह रिसर्च नहीं कर रहे, इसलिए हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे जो है वो जा रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स बनाने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, जब तक मेडिसिन पे रिसर्च नहीं होगी तब तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम जो है वो तरक्की करें। इसी तरह फिर हम देखते हैं डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी आपके पास है, और ज़बरदस्त चीज़ है, और इस पर काम हो रहा है। आप ये देखते हैं कि आज के दौर में लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, खुराक ऐसी है, फिर लोग बैठे रहते हैं दफ्तरों में लेट नाइट तक काम कर रहे हैं। ओवरऑल एक रूटीन ऐसी है कि बहुत जल्द उम्र में घुटनों में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है। तो इसका मतलब डीपीटी का रोल जो है वो आस्ता आस्ता माशरे में बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डीवीएम। जब हम डीवीएम की बात करते हैं तो इसमें हम बड़ी हैरानी होती है कि पाकिस्तान में इसकी वो वैल्यू नहीं है या वर्थ नहीं जो शायद होनी चाहिए। अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करें तो वहाँ इसकी वर्थ है, लोग मानते हैं इस डिग्री को, ठीक हो। अगर पाकिस्तान में भी अगर आप देखें इसके मेरिट्स पर देख रहे हैं तो वो हाई है, तो ये बच्चे को रिकमेंड किया जाता है कि बेटा ज़बरदस्त डिग्री है, इसको आप कर रहे होंगे। एमएलटी बेसिकली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। अब पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लैब्स बन रही हैं, इक्विपमेंट्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इसमें इन्हांस हो रही है। एमआईटी की हम बात करते हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, उस पर भी काम हो रहा है, चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है। आज हम ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं, डॉक्टर फैसले कर सकते हैं। तो इमेजिंग टेक्नोलॉजी ने डॉक्टरों के लिए बड़ी आसानी बनाई है कि वो चीज़ों को सामने रख के डिसीजन मेकिंग की तरफ जो है वो जा सकें। बीएस जो है प्रोग्राम्स की बात करते हैं, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, आपके बहुत से प्रोग्राम्स हैं, और इसमें जो है वो काम करना जो है वो अच्छा रहेगा। इसकी जो फील्ड्स हैं, जैसे बॉटनी ज़ूलॉजी की बात की, टीचिंग लाइन में आप जो है वो अच्छा जो है वो कर सकते हैं, परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चा ये ना कहे प्री मेडिकल का कि सर मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ये भी हमने कुछ ऑप्शंस को डिस्कस किए, तो और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं जो बच्चा जो है वो कर रहा होता है। तो बच्चे को ऑप्शंस के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। फिर इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, डेट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले हम क्यों बेटा इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, इसलिए इसको पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि आपको पता होगा तो आप चीज़ों को लेकर चल रहे हो। जैसे नस्ट है, NET 1 हो चुका है, ठीक है, दिसंबर में बच्चा टेस्ट दे चुका है। नस्ट जो है इस दफ़ा 4 टेस्ट ले रही है, आपको पता होना चाहिए। 10 फेब तक जो है वो आप NET 2 के लिए अप्लाई करेंगे, 10 फेब ऑनवर्ड्स जो है वो आपका टेस्ट होगा। इसी तरह आपका अप्रैल में टेस्ट है, और इसी तरह जून जुलाई में NET 4 है। अब बच्चे को पता होना चाहिए कि 4 टेस्ट है। अब बच्चा क्या करता है, वो कहता है कि सर जब मैं ना FSC दे दूंगा ना, उसके बाद मैं नस्ट का जो NET 4 या अगर NET 3 हो रहा होता है पिछले सालों में, तो वो मैं टेस्ट दे दूंगा। तो बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ECAT है, GK है, प्यास है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी फास्ट है, इनके टेस्ट जुलाई में हो रहा हूँ, तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप इस चीज़ को मर्ज कैसे करेंगे। आप एक प्रेशर में शायद काम कर ना पाएँ। तो जो ये बच्चा कहता है कि मैं FSC की बात करूँगा, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि FSC के फ़ौरन बाद जो है वो आपके एंट्री टेस्ट आ रहा होगा, तो आप किस तरह उसको जो है वो मैनेज करेंगे। इसी तरह आपका NTS है, ठीक हो गया, लम्स है, SAT है, इसके टेस्ट भी फेब में आ रहे होंगे। तो जो बच्चे लम्स में इंटरेस्टेड हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मेंटली वो प्रिपेयर भी हों और वो चीज़ों को देख भी रहे होंगे।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन टेस्ट जो है वो कब आ रहा है, उसका सीक्वेंस क्या है। कई दफ़ा टेस्ट इस तरह होते हैं इंजीनियरिंग में, ख़ास तौर पे मैं बात करूं कि एक टेस्ट है, 2 दिन बाद एक और टेस्ट है, फिर 3 दिन बाद एक टेस्ट है। तो ये टेस्ट इस तरह आते हैं कि अगर आप इस चीज़ को रखें कि बाद में करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं। और ज़रा इसका भी हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे और हम इसको आपको बताएंगे कि आपने इस चीज़ को कैसे लेके चलना है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं मेरिट कैलकुलेशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा जो है वो कई दफ़ा ना फर्स्ट ईयर में नंबर कम लेने की वजह से, ख़ासतौर पे इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होता है, या वो हमें कहता है कि सर शायद ना हो सके, मेरे बस की बात नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जी की 85% जो है वो एंटी टेस्ट कह रहा है, 10% इंटर है और 5% जो है वो आपका मैट्रिक। तो ये आपको ये चीज़ कह रही है कि बेटा आप एंटी टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त मेहनत करें और एफएससी को भी अच्छा करें, अपना इंटरमीडिएट को भी अच्छा करें कि आपके चांसेस जो बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर आप नस्ट में देख लें 75% एंटी टेस्ट है, 15% आपका इंटर है, 10% जो है वो मैट्रिक। प्यास आप देख लें 60%, फास्ट आप देख लें 50%। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट 50% ये आपको क्या कह रहे हैं कि एंटी टेस्ट को अगर आप फोकस करें और अच्छा करें तो आपके चांसेस हैं। फास्ट में हम देख रहे हैं कि इंटर 50%, ठीक हो गया। यूईटी में देखें इसके थोड़ा सा बरक्स है कि वहाँ 30% जो है वो आपका एंटी टेस्ट है, 45% इंटर है और 25% जो है मैट्रिक, यानी थोड़ी सी बैलेंस इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आपके पास चांस है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपने एंटी टेस्ट को फोकस करना है और बेहतर से बेहतर काम करना है। मतलब अभी पूरी की पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपके दाखिले हो रहे होंगे और आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो है जा रहे होंगे। करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मेडिकल में तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चे को आते ही पता है कि जी मैंने डॉक्टर बनना है और फील्ड्स के बारे में काफ़ी हद तक बच्चे जो है वो जानते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में हम देख रहे हैं कि मोर देन 40 जो हैं वो इंजीनियरिंग इस वक्त पाकिस्तान में है। लेकिन अभी तक यकीन करें हमें एक ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने हमें तमाम इंजीनियरिंग या कंप्यूटर की फील्ड या आईटी की फील्ड जो है वो बताई हूँ। तो बच्चे को सिविल पता है, मैकेनिकल पता है, इलेक्ट्रिकल, आजकल सॉफ्टवेयर का बच्चा नाम लेता है, कंप्यूटर का नाम ले लेता है, इक्का दुक्का और इंजीनियरिंग जो है बच्चा उसका नाम ले रहा है। तो बच्चा जो है उसको ये अंदाज़ा ही नहीं कि दुनिया उसके सामने। बच्चा जो है वो उसको इंडियन फिल्मों के बारे में पता है, ड्रामों के बारे में पता है, हर चीज़, फुटबॉल के वर्ल्ड कप के बारे में, क्रिकेट के बारे में सब पता। लेकिन जब बात आती है अपने करियर की तो ये बच्चा यकीन करें कभी इसने शायद जाके देखा ही नहीं होगा कि कौन कौन सी फील्ड्स। मतलब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं आइडिया, तो हम उनको बताते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया काम कर रही है और ज़बरदस्त काम कर रही है, तो आप उस पर काम करें, आप देखें वो क्या चीज़ है, पढ़ें गूगल पे जाके, आपको आइडिया होना है एरोनॉटिकल क्या है, ठीक हो गया, बाकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है, पेट्रोलियम क्या है, टेक्सटाइल क्या है, इसको जाके देखें, ठीक हो गया, इसको पढ़ें। और हम इस पर इतना एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं फील्ड्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, ठीक हो गया। और अब आप देख रहे हैं कि बच्चे आस्ता आस्ता इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी भी बच्चों को ज़रूरत है वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर समझें और उसको करें। अदर ऑप्शंस हैं, अदर ऑप्शंस यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो प्री मेडिकल का बच्चा है और प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है, ठीक हो गया। प्री मेडिकल वाले को पता है कि मैंने प्री मेडिकल करना है और प्री इंजीनियरिंग वाले को पता है कि मैंने ये काम करना है। लेकिन अदर ऑप्शंस इसलिए ज़रूरी हैं कि कई दफ़ा कुछ और फील्ड्स भी होती हैं जिसमें बच्चा जो है वो काम कर रहा होता है। सबसे पहले आप आर्म फोर्स की जैसे हम बात कर लेते हैं। हम देखते हैं बच्चों को आजकल बड़ा शौक है और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा कहता है सर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, ज़बरदस्त। लेकिन सवाल है क्या फिज़िकली बच्चे आज के वो ट्रेंड हो रहे हैं? क्या ये जॉगिंग करते हैं, क्या ये जिम जाते हैं, क्या ये भागते हैं, क्या ये पुशअप्स लगाते हैं, क्या ये खेल रहे हैं, क्या ये उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाए? तो अगर आप एक बच्चा कहता है कि मैंने ये काम करना, आप उससे पूछें बेटा आप उसके लिए कर क्या रहे हो, क्या आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो? अकाउंटिंग फाइनेंस में हम देखते हैं कि बच्चे मेरे चाचू सीए कर रहे हैं, एसी सीए कर रहे हैं, तो बच्चा फ़ौरन आपको बताता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। लेकिन हम कहते हैं बेटा आपको पता भी है अकाउंटिंग का है, वो सर वो मुझे थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा नहीं। तो बेटा अब ये चीज़ है कि आपको अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। सिविल सर्विसेज सीएसएस बच्चे को होता है, प्रोटोकॉल मिलेगा, गाड़ी होगी, ठीक है, बात आपकी सच है। लेकिन जब आप सिविल सर्विस या सीएसएस की बात करें तो आपको मेंटली पर्सनालिटी बनानी पड़ती है, अच्छी इंग्लिश, अच्छी उर्दू, सब्जेक्ट पे कमांड है, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, आपके इंटरव्यू स्किल्स बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए, ठीक हो गया। आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट ख़ास तौर पे इन पे मैंने कमांड हासिल करनी है, ठीक हो गया। इंटरव्यू कैसे होगा, जनरल नॉलेज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा नहीं कि सीएसएस एक टेस्ट होगा आप जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। ये पूरी कई दफ़ा एक तरबियत है, एक ज़िंदगी में जो आप एफर्ट करते हैं वो आपकी नज़र आती है। बिज़नेस स्टडीज़ की बात करते हैं, बहुत बच्चा कहते हैं सर आज कह रहा है कि मैं बिज़नेस स्टडीज़ करता है। लेकिन बिज़नेस में एक बात याद रखिएगा, आप बीबीए एमबीए कर तो लेंगे, लेकिन बिज़नेस जो है वो पैसे से, बिज़नेस लोगों से होता है। तो लोगों को समझना बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको साइकी पता हो। जब आप बात कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि मैंने अपना फ़ायदा इसमें उठाना है, ठीक हो गया। मतलब मैंने बात ऐसे करनी कि मैं हर चीज़ में प्रॉफिट में जा रहा हूँ, बहुत चीज़ें इसमें हैं
जो बच्चे को हम समझाते हैं। बिज़नेस में ज़रा आपको चीज़ें समझ भी आती हैं, थोड़ा सा पर्सनैलिटी को देख लें। जैसे लॉ बच्चा करना चाहता है, अच्छी बात, लेकिन लॉ में ज़रा बोलना पड़ेगा, दलाइल देने, अपने बात करनी है। आप कई दफ़ा एक आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आर्ग्यूमेंट अच्छे कर लेता हूँ, मैं दलील अच्छी दे देता हूँ। मीडिया है और फैशन डिज़ाइनिंग है, ये फील्ड्स हैं, लेकिन ज़रा इसमें हम कहते हैं कि बच्चे जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आपको फील्ड्स बताएगी इससे पहले उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ करें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मुश्किल होती हैं आगे जाके। मीडिया में एक कल्चर है, एक चीज़ें हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, तो ज़रा पेरेंट्स को भी हमने साथ लेके चलना है। तो कोशिश ये होगी कि हम जो भी कर रहे हो उसमें पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ। एंटी टेस्ट के चैलेंजेस क्या हैं? ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चा कहता है मैंने एंटी टेस्ट करना है, लेकिन उसको पता भी होना चाहिए कि मैं जो जा रहा हूँ मुझे मुश्किलात क्या हैं। जैसे हमने शुरू में पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम आपको चैलेंजेस भी बता रहे होंगे। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि सिलेबस जो है, अब बच्चे ये सवाल भी करते हैं कि सर टाइम इतना थोड़ा, आप सिलेबस कैसे करवाएंगे? ठीक है सर, किप्स 30 साल हो गए किप्स को, और हम जो है वो एंटी टेस्ट के पायनियर भी हैं, तो हमें पता है कि काम हमने कैसे करवाना है। टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इस चीज़ को कैसे लेके चलना। जब आप टेस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ आप इंटरमीडिएट में देख रहे हैं कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू, तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल भी हैं और एमसीक्यू भी हैं, तो मतलब दोनों चीज़ों को आपने लेके चलना है। तो किप्स को पता है टेस्ट जो करवाता है। इंशाल्लाह जो आप एक्टिविटी के लिए आएंगे हमारे कैंपस में, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो टेस्ट बनाया गया और उसको कैसे मैनेज करना है। टाइम की बात करते हैं हम, अब आप देखते हैं टाइम बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इस दफ़ा जिस तरह कहा कि एमडी कैट का भी टेस्ट जल्दी हो रहा होगा, आपके यूईटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकता है, फॉरेन टेस्ट इस तरफ है, तो टाइम बहुत थोड़ा होगा और टेस्ट जो है वो बिल्कुल यकीन करें सर पे आपके आया होगा। तो टाइम को मैनेज करना किप्स जानता है और आपको सोल्यूशन में भी ज़रा ये चीज़ बता रहे होंगे। फिर आप कंपटीशन की बात, कंपटीशन आपका नेशनल लेवल पे जो है वो कंपटीशन जो है वो हो रहा है। किस तरह, मतलब हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल पंजाब की बात लेते हैं तो तकरीबन 1,25,000 बच्चे ने जो है वो टेस्ट दिया। नेक्स्ट आप देखते हैं तकरीबन 75,000 ज़्यादा बच्चा जो है वो टेस्ट दे रहा है। तो ये वो टेस्ट है, एंटी टेस्ट, जो ऑलमोस्ट पूरी जो है वो नेशनल लेवल पे हो रहा होता है और मुश्किल हैं चीज़ें, तो आपको देखना पड़ेगा। सिलेक्शन की बात करेंगे, लिमिटेड सीट्स हैं, जैसे हम मेडिकल फॉर एग्जांपल आपकी 3100 सीट्स हैं, ठीक हो गया, कम सीट्स हैं और पेपर देने वाला भी आपको बताया कि ज़्यादा। इसी तरह नस्ट में देख लें, सीट्स कम हैं और पेपर देने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि मेन हमारा मकसद ये है कि हमारी सिलेक्शन हो जाए और हम बेहतर से बेहतर जो है वो काम कर सकें। सोल्यूशन बाय किप्स, सर सोल्यूशन किप्स देता है मेडिकल के बच्चे को। सबसे पहले तो आपके अर्ली प्रेप जो है वो सेशन एमडी कैट के चल रहे हैं, इस वक्त भी चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो एंट्री टेस्ट जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं बच्चे, वो आ रहे हैं और वो उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चा सेकंड ईयर, अब आप कहेंगे सर अगर मैं सेकंड ईयर में पढ़ा तो पैरल प्रेप जो है वो आपके एमडी कैट का सेशन है। अब ये बेसिकली क्या होगा कि बच्चा जो है वो फेब में हम इंशाल्लाह आरएनटी स्टार्ट करवा रहे होंगे, तो बच्चा आरएनटी यानी कि सेकंड ईयर की भी तैयारी कर रहा होगा और एंट्री टेस्ट की भी तैयारी कर रहा होगा। सर आपका फ़ौरन सवाल आया कि सर यहाँ जब सेकंड ईयर जो है वो तो हमारा अफेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम एंट्री टेस्ट को लेके चल रहे हैं। तो किप्स ज़रा, जैसा मैंने आपको बताया कितना टाइम हो गया इस चीज़ को करवाते हैं और किप्स समझता है इस चीज़ को, और हमारा जो पहला जो एम्फसाइज़ वो ये है कि बच्चे का सेकंड ईयर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हम एंट्री टेस्ट को तैयारी इस तरह करवाएंगे कि उसका आरएनटी से उसको अलाइन करेंगे। इसका वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं पैराप्रेप, दोनों को साथ लेके चलेंगे और बच्चे को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और वो बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है वो मैनेज कर रहा होगा। इसका रेगुलर सेशन है आपके एफएससी के फ़ौरन बाद, इंटरमीडिएट के बाद इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। तो बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब किप्स एक प्लान लाता है तो उस पर बाकायदा यकीन करें 6 महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट होती है। और यस, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे जब तैयारी करें तो वो डिस्टर्ब हों या वो अच्छा जो है वो काम ना कर सकें। तो हम जब ये काम करवा रहे होंगे तो हमारा उस पर एम्फसाइज़ यही होगा कि बेहतर से बेहतर जो है वो काम करें। इसी तरह जो हमारे पास नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसको हम पैरा जो है वो प्रेप दे रहे होंगे, फंग भी दे रहे होंगे। फंग और ई कैट से यह मुराद है कि वो तमाम फास्ट यूटी नस्ट तकरीबन जी की प्यास की 50 यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो तैयारी कर रहा होगा। इसी तरह हमारे ईटा के सेशंस भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बाकी सूबों के लिए भी सेशंस हैं। इसी तरह आपके रेगुलर सेशंस जो हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो हमारे इसी तरह हमने यानी कि हर चीज़ को सामने रखा है। इंजीनियरिंग के बच्चे को भी सामने रखा हुआ है, कंप्यूटर और नॉन मेडिकल बच्चों को, इसी तरह हम मेडिकल के बच्चे को भी देखते हैं कि उसको इस तरह सेशंस प्रोवाइड किए जाएँ कि उसके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। और अगर आप एम्फसाइज़ देखें तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे के क्योंकि मज़ीद टाइम कम होता है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अब ये हमारे साथ स्टार्ट करें। जब वो आरएनटी में आ रहा है, ये पैरा प्रेप में जो है वो आ रहा है, तो जब वो उसका सेकेंड ईयर भी साथ साथ तैयार हो रहा होगा और एंट्री टेस्ट भी जो है वो तैयार हो रहा होगा। तो आरएनटी के थ्रू सेकेंड ईयर इंशाल्लाह तैयार कर रहा होगा और एंट्री टेस्ट जो है वो साथ साथ लेके चल रहे होंगे। उस पर बर्डन नहीं होगा। बल्कि मैं आपको बात बताऊं कि आप ये देखें कि उस बच्चे का एफएससी भी बेहतर हो जाएगा, इंटरमीडिएट भी बेहतर हो जाएगा,
क्योंकि जब आप एक मुश्किल काम करते हैं, एक मुश्किल चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, अपने जो ब्रेन है उसको आप कॉन्सेप्चुअल करते हैं, तो आप देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाती हैं। जब किप्स की हम बात करते हैं तो किप्स सबसे पहले वो है जिसने एंटी टेस्ट स्टार्ट करवाया। किप्स इस चीज़ को जानता है कि एंटी टेस्ट कैसे करवाना है। 30 साल किप्स को हो गए। किप्स किस देख रहे हैं, तमाम पोजीशन किप्स के पास जा रही हैं। किप्स के बेस्ट टीचर्स हैं एंटी टेस्ट के, और टीचिंग मेथोडोलॉजी किप्स की अनपैरेलल है। कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा जो किप्स जिस तरह पढ़ा रहा है। आज जो हम देख रहे हैं किप्स के 200 से ज़्यादा जो हैं वो कैंपसेस हैं। तो किप्स जानता है कि उसने बच्चे को किस तरह यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाना है। किप्स जानता है कि उसने कैसे पढ़ाना है। किप्स जानता है कि पोजीशंस को कैसे मेंटेन रखना है। तो अगर बच्चा किप्स में आ रहा है और वो मेहनती बच्चा है और उस चीज़ को समझा जो आज आपको समझाई है, अगर आप उस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, इंशाल्लाह 17 जनवरी जिस तरह मैंने कहा कि हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या डिफ़िकल्टी है, किस तरह पेपर पैटर्न है, कैसे हमने लेके चलना है। स्कॉलरशिप्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पता होगा कि क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। कई बच्चे जो फीस अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्कॉलरशिप के थ्रू आएँ हमारे पास, और हम ये उनको अवेल करें स्कॉलरशिप, और उनको ये आपको कह रहे हैं कि हमारे पास आएँ। तो ये मोर देन 600 स्कॉलरशिप्स जो हैं, बहुत बड़ी बात है, किप्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इंशाल्लाह आप हमारे पास आएंगे और आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी। और जिस तरह मैंने कहा कि किप्स जो है वो ज़बरदस्त है पढ़ाने में और हर चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से लेके, तो किप्स एकेडमिक मॉडल की हम बात करें, सबसे पहले आपका एक्सक्लूसिव करियर गाइडेंस। आपने देखा कि हमने इसको नंबर 1 रखा है। क्यों रखा है इसको नंबर 1? कई दफ़ा ज़बरदस्त स्टूडेंट होता है, ज़बरदस्त काम करने वाला होता है, लेकिन होता क्या है, उसके पास नॉलेज नहीं होती, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, उसको पता ही नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ कौन है। हम देखते हैं लाउंज में बहुत से बच्चे जो है सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से अप्लाई नहीं कर सकते। कई दफ़ा बच्चे ख़ासतौर पे जो इंजीनियरिंग वाला उस चीज़ को इतना रिलैक्स करते हैं, इतना उसको ईजी लेते हैं कि वो फिर एंटी टेस्ट को नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो अगर एक हमारा जिस तरह मैंने कहा करियर गाइडेंस है जो बच्चे को अभी आप देखें हम जनवरी में हैं और अभी से हम गाइड करें। इंजीनियरिंग वाले बच्चों को तो हमने अक्टूबर से गाइडेंस देना शुरू कर दी कि बेटा टाइम आपके पास कम होगा, 10 दिसंबर में टेस्ट आ रहा है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लें, इसको आप समझ लें, आप अभी से हमारे साथ आ जाएँ। तो हम जानते हैं कि नस्ट और ये सारे टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी। इसी तरह मेडिकल वालों को हमने अक्टूबर में हम उनके पास नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि अब हमने मेडिकल वालों को स्टार्ट करवाना है, क्योंकि ज़रा मेडिकल का कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो ज़्यादा है। तो अब ये हम इस चीज़ को जानते हैं कि हमने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। होलिस्टिक सिलेबस कवरेज है और कॉन्सेप्ट आपकी बिल्डिंग। अब ये दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी, होलिस्टिक से मुराद सिलेबस कवरेज का ये कि सिर्फ ये नहीं कि हमने जो सिलेबस है उसको कवर करवाना है। होलिस्टिक से मतलब है कि हर डायमेंशन, हर एंगल से देखना है कि चीज़ जो है वो कंप्लीट भी हो और बच्चे के लिए एंटी टेस्ट भी आसान। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जिस तरह पहले भी मैंने कहा है कि कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस देगा, बाकायदा इस चीज़ पे लेक्चर हो रहे हैं कि बेटा सवाल करें, क्योंकि एफएससी इंटरमीडिएट में बच्चा सवाल नहीं कर रहा, वो चीज़ों को उस तरह नहीं लेके चल रहा। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ बच्चा जो है वो चीज़ों को बेहतर से बेहतर लेके चले, चीज़ों को समझे, सवाल करे और राइट आंसर की तलाश नहीं करेगा, बेस्ट आंसर की तलाश करेगा। उसको बेस्ट आंसर सिर्फ हासिल नहीं करेगा, बाकी जो 3 गलत हैं उस पर भी सवाल करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा, ये आप देख रहे हैं 2-3 स्लाइडों में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ किस लिए कि उसकी जो एम्फसाइज़ बहुत ज़्यादा, पेडागोजिकल टेक्निक्स फॉर अटेम्प्टिंग एमसीक्यू से क्या मुराद है कि आपको जब एमसीक्यू टेक्निक्स बता रहे हैं, मैनेज कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, तमाम चीज़ें टीचर्स जो हैं वो आपको बता रहे होंगे। वो मैनेजमेंट, आप ये वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं टीचर्स के लिए, तो यहाँ हम बता रहे हैं कि बच्चे को इस तरह मैनेज करवाया जाएगा कि वो अच्छे तरीके से करे। कॉन्टीन्यूस आपकी एवैल्यूएशन होगी और ये एवैल्यूएशन कॉन्टीन्यूस है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया तो आपका मेरे साथ तैयारी होगी, नहीं, ये बार बार टेस्ट होंगे, आपकी तैयारी होगी, आपको समझ आएगा, डिफरेंट चीज़ों से आप तैयारी कर रहे होंगे। रिगरस प्रैक्टिस है, आप जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लें, आप हमारे पास आएंगे सर मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, हम फिर आपको कहेंगे बेटा इसको मज़ीद करें। और मतलब जितने भी आप प्रैक्टिस कर लें, कहीं ना कहीं अगर एंट्री टेस्ट की बात करें तो वो आपकी कम ही होती। कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन है, तैयारी आपने ऐसे करनी है कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, और कॉम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह किप्स करवा रहा होगा, ये हमारे मॉडल का हिस्सा है कि तैयारी ऐसे करवाएं कि वो कंप्लीट हो। एवेल्यूएशन ऐसी करें जिससे बच्चा एंट्री टेस्ट जो है वो पास करो। और एंड में किप्स अनपैरेलल्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किप्स जिस तरह पढ़ा रहा है, बाकायदा एक डिपार्टमेंट एनडीसी है जो इस पर काम कर रहा है, ठीक हो, किप्स की बुक्स हैं, इन चीज़ों पे काम हो रहे हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, चीज़ों को कैसे लेके चला जाएगा। तो किप्स बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और ये ज़रा हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अभी आपको दिखाएंगे भी, और वो इसको प्रूव करेंगे कि किप्स कैसे काम कर रहा है। वैल्यू एडेड फीचर्स किप्स के क्या हैं?
एलएमएस पे किप्स ने बहुत काम किया। और ये नहीं है, कई लोग समझते हैं कि बहुत से अदारे आज एलएमएस देते हैं तो कहते हैं कि जी हमारे पास भी सर्विसेज हैं। जब एलएमएस हम बात करें तो आज हम 2020 की बात नहीं कर रहे कि कोरोना आया था तो फिर हम ले आए तो आज हम सबके साथ खड़े हुए। 2016 की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये एक स्टूडेंट का ये आइडिया था कि सर अगर मैं घर होता हूँ और मैं घर में मेरा दिल करे पढ़ने का तो मैं क्या करूँ। फिर किप्स ने इस पर काम किया और एलएमएस एक पोर्टल, आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में एक बाकायदा पोर्टल बनाया गया कि बच्चा यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके एक पोर्टल उसके पास होगा जहाँ वो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहा होगा। लाइव लेक्चर्स की हमने फैसिलिटीज़ कोरोना में दी। बच्चा चीज़ें सुन सकता है, रीडिंग मटेरियल उसको पढ़ सकता है, टीचर सपोर्ट और बहुत सी चीज़ें जो एलएमएस में हमने बच्चे को प्रोवाइड की, नोटिफिकेशंस, ताकि बच्चे के लिए आसानी हो जाए। तो आज बच्चा क्लास में भी तैयारी कर रहा होगा और इंशाल्लाह घर में भी कर रहा होगा। उसके साथ फिर करियर काउंसलिंग है और इस पर मैंने बार बार कहा कि बाकायदा डिपार्टमेंट किप्स में इस पर काम कर रहा है क्योंकि हमारी नज़र में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किप्स एंटी टेस्ट की बुक्स हैं और जैसे मैंने कहा कि पूरा डिपार्टमेंट इस चीज़ पे काम कर रहा है कि बुक्स देखें, बुक्स क्यों ज़रूरी है। एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि सर ये वैल्यू एडेड फीचर्स में बुक्स तो सबके पास होती हैं या बुक्स तो बच्चे के पास एफएससी की हैं, तो फिर आपका उस बुक्स क्यों बना रहे हैं या ये इतना ऐसा फ़ीचर क्यों जिसको डिस्कस किया जाए। इसलिए कि आपकी जो बुक्स हैं वो एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वो ए लेवल बच्चा पढ़ा तो ए लेवल है, अगर बच्चा डिफरेंट कोई बोर्ड पढ़ रहा है तो वो तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ा ना। तो किप्स ने उसको, क्योंकि टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको बुक्स बना दी जो एमसीक्यू, उसमें टेस्ट ऐड किए गए और प्रैक्टिस ऐसी करवाई गई कि बच्चा फिर कह सके कि मेरी तैयारी। तो वो इंटरमीडिएट की तरह ये नहीं कि एक पेज तैयार करेगा और वो कॉन्फिडेंट हो कि इस पेज में से सवाल आएगा तो मैं इसको कर लूँ, ऐसा नहीं। तो चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ यहाँ हैं, तो बच्चे को ये बात जो है वो समझनी पड़ती है और बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इस पर इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं और शुरू से ये कहा जाता है कि बेटा ये बुक्स आप ख़रीदें ताकि आपके लिए आसानी है। सपोर्ट टीचर्स, कई दफ़ा आपने देखा है कुछ बच्चे शाय होते हैं, वो सवाल नहीं करते या वो डरते हैं कि हम सवाल करेंगे तो हमारी क्लास में इंसल्ट हो जाएगी, जो कि इंटरमीडिएट में हम देख रहे हैं बहुत से बच्चों की। एक तो हम हर बच्चे को एम्फसाइज़ और इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि वो सवाल करे। तो जब आप सपोर्ट टीचर्स की बात कर रहे हैं यहाँ, तो वो बाकायदा कैंपस में उसको सपोर्ट टीचर अवेलेबल होंगे, एलएमएस पे सपोर्ट टीचर अवेलेबल होंगे जिनसे वो जाके सेपरेट क्लास के बाहर बैठे होंगे, उनसे वो सवाल कर सकता है, कोई इसकी क्वेरी हो उनसे सवाल कर सकता है। तो किप्स ने इसे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि बच्चे के लिए आसानी प्रोवाइड करें। अगर आप बच्चे के लिए आसानी प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा जो है वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे को फैसिलिटेट किया जाए और किप्स का पूरा सिस्टम जो है वो इस चीज़ पे काम कर रहा है कि स्टूडेंट की फैसिलिटेशन जो है बहुत ज़रूरी है और ये होनी चाहिए। फिर रिज़ल्ट्स की बात करते हैं हम, इस दफ़ा तो आप ये कह सकते हैं किप्स ने इंजीनियरिंग में तो क्लीन स्वीप ही कर लिया। ई कैट की फर्स्ट पोजीशन, फास्ट की फर्स्ट पोजीशन, नस्ट की फर्स्ट पोजीशन, प्यास की फर्स्ट पोजीशन। तो ये ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके तमाम टॉप 10 पोजीशंस जो हैं वो आज किप्स के पास हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहा है। और सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, आगे अगर हम मेडिकल को भी देखते हैं तो मेडिकल में भी हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट पोजीशन जो है वो गाज़ी असर रावलपिंडी सदर कैंपस से आई। और ये सिर्फ एक पोजीशन आपको नहीं बता रहे, 2020 ये आप देख ही रहे हैं कि पिछले जो है वो 5-6 सालों में, बल्कि आप पिछले 20 सालों में जितनी भी पोजीशंस आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हर दफ़ा किप्स की ही फर्स्ट पोजीशन जो है वो आ रही। क्यों पोजीशन आ रही है वो ज़रा हमने डिस्कस किया कि अनपैरेलल टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसमें बुक्स हैं, उसमें टीचर का पढ़ाने का अंदाज़ है, उसमें जो सिलेबस को जो मैनेज किया गया है टाइमिंगली, उसको किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, सिलेबस कवरेज है, होलिस्टिक सिलेबस कवरेज जब हमने कहा, तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मिल के आज जो है वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में जो है वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं और ज़बरदस्त जो है वो पोजीशन ले रहे होंगे। ठीक हो गया। अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए टेस्ट से रिलेटेड, आपको कैंपस से रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए, टेस्ट कब हो रहे हैं आपके कैंपस के अंदर, ठीक हो गया, उसकी टाइमिंग क्या होंगी, तो आप जो है वो हमारे टेलीकेट डिपार्टमेंट है, नंबर आपके सामने है 042111547775। इसी तरह लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, यहाँ लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है, ठीक हो गया। इस पर जाके आप कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर जाके भी आप जो है अब इसको अपने आप को लाजमी रजिस्टर कराएँ और ये आपने लाजमी आना है। याद रखिएगा, बहुत सा बच्चा ये चीज़ सोचता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, जब आएगा तो देखा जाएगा। हम बीइंग पाकिस्तानी हमेशा एक काम करते रहे कि जब हमारे सर पे चीज़ पड़ती है तब हमें एहसास होता है कि हमने ये काम करना है। लेकिन याद रखिएगा कि चीज़ें जो हैं वही लोग कामयाब होते हैं, जैसे शुरू में मैंने कहा, जो अपने आप से सवाल करते हैं और टाइमली डिसीजन लेते हैं, जिनके लिए फ्यूचर आज है। फ्यूचर स्टार्ट्स टुडे नॉट टुमारो। तो आज उनका जो है वो फ्यूचर स्टार्ट आज से होता है, आज से वो फैसले करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस एक्टिविटी में होंगे और टेस्ट देंगे। उसके बाद आपकी इंशाल्लाह डिस्कशंस होंगी, उसके बाद करियर का जो है वो आपको बताया जाएगा, ऑप्शंस बताई जाएंगी, फिर आपको एक इन्वायरमेंट इंशाल्लाह ऐसी प्रोवाइड होगी कि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो यानी कि आप 5-6 महीने पहले एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे
कि हमने उस चीज़ को कैसे जो है वो लेके चलना है। और टेस्ट के लिए मैं आपको गुड लक भी करना चाहूँगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और आप देखेंगे कि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, और इंशाल्लाह उस दिन आपको तमाम चीज़ें इस तरह डिस्कस होंगी कि आपको समझ आ जाएगी कि एंट्री टेस्ट कैसे करना है। और इंशाल्लाह 2023 जो है वो आपके एडमिशन का साल हो। अल्लाह हाफ़िज़। KIPS Entry Test Preparation. Win your dreams.